नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि वो नई संसद के इनॉग्रेशन का मामला हो या फिर हाल ही में नीति आयोग की बैठक, विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, बाइकॉट कर रहा है। आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई इस लोकतंत्र में जहां हर किसी की बात सुनी जाती है, हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें जो इस देश के लिए बड़ी जरूरी हैं उनका बाइकॉट करना पड़ रहा है। क्या ये सरकार की एक नाकामी है कि सरकार पूरे विपक्ष को साथ में नहीं ले पा रही है? इन सारी बातों का जिक्र आज हम करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या लगता है ये बाइकॉट के पीछे की आखिरकार इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी चीज होने वाली है देश में, और वो ये है कि एक नया संसद जो कि बनकर तैयार है और रविवार को विधिवत तौर पर वो राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा और प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और वही इसका उद्घाटन करेंगे। इस विवाद से पहले इस बात को जान लीजिए कि संसद हमारे यहाँ ज़रूरी है या नहीं है इसका बनना। साल 2026 में परिसीमन होगा और जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। राज्यसभा और लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती है हर 25 साल पर वो देखा ही जाता है कि उसकी आवश्यकता बढ़ाने की है कि नहीं है, और 2026 में ये महसूस किया जा रहा है। सेंसस होने वाला है, 2021 में होना था, सेंसस नहीं हो पाया था, लेकिन अंदाज़ा यही है कि सीट संख्या बढ़ेगी लोकसभा की, और कहा ही जा रहा है कि वो 750 से 800 के बीच में कहीं पर रहने वाली है। और इसी प्रकार जो राज्यसभा है उसकी संख्या करीब 350 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 250 से वो 350 की तरफ जा रही है, और लोकसभा 543 से वो 800 की तरफ जा रहा है। तो नए लोग जो सांसद बनेंगे, नई सीटें बनेंगी, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, उसके लिए चाहिए होगा एक बड़ा संसद। तो वो संसद क्या नई बिल्डिंग बनाकर हो सकता था, या फिर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, क्योंकि वो हेरिटेज है, इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, तो उसी में हो सकता था। एक तो ये विवाद का विषय बन गया। बहुत से लोगों का मानना है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी में बड़ा चेंबर है, सेंट्रल हॉल, जहाँ पर संयुक्त सत्र बुलाए जाते हैं, तो उसे लोकसभा बनाया जा सकता था, और लोकसभा जो है अभी उसे राज्यसभा बनाया जा सकता था, और इस तरह से ज़्यादा लोगों की जो आवश्यकता थी उसको पूरा किया जा सकता था, और एक अलग से बिल्डिंग बना करके संयुक्त सत्र जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल लाया जा सकता था। पूरी संसद को बना देना और इसको म्यूज़ियम डिक्लेयर कर देना ये सही नहीं है, कुछ लोगों का मानना है, जिसमें ज़्यादातर विपक्ष के लोग हैं। सरकार का ये कहना है कि वो गुलामी और दास्ता की निशानी थी, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, हमारे कानून अब हमारी बनाई हुई बिल्डिंग में बनेंगे। अब इस तकरार के बीच में ये उद्घाटन होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 20 दलों के आसपास इसमें शिरकत नहीं करेंगे, और उसका ट्रेलर जो है वो हमने देखा। आज नीति आयोग की बैठक हुई, और 28 मई के पहले 27 मई को नीति आयोग की बैठक में 8 से 10 मुख्यमंत्री नहीं आए। मुख्यमंत्रियों का आना ज़रूरी होता है। देश की नीति विकास से जुड़ी हुई कैसे बनती है, एक लंबी अवधि का विजन हर साल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों को तय करना पड़ता है। पार्टी डिफरेंसेस को हटाते हुए चुने हुए लोग जो आते हैं वो बैठते हैं। तो ऐसी इम्पोर्टेंट मीटिंग का भी बहिष्कार हुआ, और कल जब संसद का ये उद्घाटन होगा उस वक्त भी नदारद रहेंगे राजनीतिक दल। तो क्या ये हथियार है बहिष्कार, या फिर सरकार के खिलाफ विपक्ष तैयार है? ये बहस है। नहीं तो इस बहिष्कार से किसे क्या मिल रहा है? राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो विपक्ष को क्या मिल रहा है और सत्ता पक्ष को भी क्या मिल रहा है, ये भी एक बड़ी अहम बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि बहिष्कार करने का मतलब ये है कि कुछ हल निकले। आप बहिष्कार करके क्या पा रहे हैं या फिर क्या खो रहे हैं? खो तो रहे हैं, क्योंकि एक जहाँ पर सब संयुक्त रूप से बैठकर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे लोग, तो ये तो खो रहे हैं हम लोग, लेकिन पा कौन रहा है इस बहिष्कार से? देखिए, बहिष्कार की पहले तो वजह हम समझे तो बहिष्कार की वजह
जो राजनीतिक दलों ने सामने रखी है कि संसद जो है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था। सब लोग जानते हैं ये दलील विपक्षी दल दे रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी कर सकती हैं, तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, हालांकि उसकी नाराज़गी समझने योग्य है। वो क्या कहना चाह रहे थे जब उन्होंने कहा कि यह गनीमत है कि हमने आपके ऊपर दंड नहीं लगाया, तो वो समझ रहे थे कि कोई खेल है, कोई चाल है, और जिस कारण से ये ला करके इसे कहीं कोई रिजेक्ट तो नहीं कराना चाहता है ताकि किसी के आने की सारी दरवाजे बंद हो जाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बार कोई चीज़ पर फैसला हो जाती है तो उसके बाद फिर दोबारा कोई वहाँ नहीं आता है ना। बिल्कुल। तो पहले ही किसी बात को ला करके और रिजेक्ट हो जाता है, तो कोई मान लीजिए कि अच्छा वकील और अच्छी दलील के साथ कोई बाद में आना चाहता था, उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये मामला तो निर्णित हो चुका है, शायद यही नाराज़गी की वजह थी, पता नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करते वक्त वो काफ़ी नाराज़ था। बहरहाल, जो बात है कि आपने पूछा बहिष्कार से हासिल क्या है, देखिए हासिल राष्ट्रपति और उनकी आदिवासी होने का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक आदिवासी समुदाय की पहली राष्ट्रपति बनी है, तो उनको अगर आप उद्घाटन करने नहीं दे रहे हैं, जबकि आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के अभिन्न अंग होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, तो फिर ऐसे कैसे होगा। तो इस पर बैकफुट पर थोड़ी सरकार तो आ गई है, और लेकिन चूँकि मामला प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है, तो इस मामले को बार बार उठाया जाए। विपक्ष ये हासिल करना चाहता है कि ये जो लामबंदी हो रही है, जो एक एक कर दल सब लाइनअप बनता चला जा रहा है कि हम विरोध में, हम विरोध में, और ये 20-21 दल बन गए हैं, कहीं ये वही दल तो नहीं है जिसके एकीकरण के प्रयास पिछले दिनों विपक्षी नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार, शरद पवार, ये जो लोग घूम घूम कर केसीआर, आप देखिए अगर ध्यान से तो ये वही दल है। तो क्या ये बहिष्कार एक आधार है उस विपक्षी एकता का जिसका जिक्र हमेशा होता रहता है, या पहली टेस्ट कह लीजिए, पहली टेस्ट के तौर पर संसद के उद्घाटन में, नए संसद के उद्घाटन में इसको टेस्ट किया गया। लेकिन ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ना आम जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर। देखिए, राजनीति चुनाव के एन पहले इतनी विभाजित हो चुकी है, और सामने जो वजह रखा गया है वो रखा गया है कि राष्ट्रपति ट्राइबल समुदाय से आती हैं और आपने उनको नहीं मौका दिया। इससे पहले भी जब अशोक स्तंभ जो बड़ा सा लगा है उसमें कहा गया कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, आपने खुद ही कर लिया। और अब देखिए, मतलब एक ये बात से ही विरोध होता आ रहा है। शिलान्यास में भी कहा गया था कि भाई आपने कब चर्चाएं की, हम भी तो इसी संसद के सदस्य हैं और मैं सांसद अगर हूं तो मुझे कंसल्ट किया जाना चाहिए कि नए संसद की ज़रूरत है क्या। मुझे तो ये जो मैजेस्टिक एक बिल्डिंग है इसके साथ इतिहास जुड़ा है, और मैं तो चाहता हूं कि संसद इसी में रहे। अगर आपको किसी और बिल्डिंग की ज़रूरत है तो काफ़ी ज़मीन है पार्लियामेंट के भीतर, बिल्डिंग्स बना लीजिए। जैसे पहले से वहाँ लाइब्रेरी बनी है, वहाँ एनेक्सी बना है, लेकिन मेन बिल्डिंग जो है उसमें ही संसद चलेगा, संसद के दोनों सदन चलेंगे, क्योंकि वो इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसके में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो टेक्नोलॉजी के लिए जो आवश्यकताएं हैं आप पूरी कीजिए। ये बहुत से लोगों का मत था, उन्होंने इस बात पर शिलान्यास को बहिष्कार किया। यहाँ आते आते अब ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं और उनको आपने नहीं दे करके महिला का अपमान कर दिया, इस तरह के आरोप भी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार इन सबों से उसने कह दिया कि हमें इनसे मतलब नहीं है, हम तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं है कि नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति ही करेंगे, प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। एक दलील दी जा रही है कि 15 अगस्त जब होता है तो लाल किले पे झंडा राष्ट्रपति तो नहीं फहराते ना, प्रधानमंत्री फहराते हैं। उस वक्त आपने कभी नहीं कहा कि नहीं प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को फहराना चाहिए, राष्ट्रपति अपने घर में रहें और प्रधानमंत्री फहराएं, ऐसा कैसे हो सकता है। सही बात है, देश के पहले नागरिक हैं वो। तो बोले कुछ परंपराएं हैं और कुछ नियम हैं,
और उस हिसाब से चलते हैं। वो पूरे राष्ट्र के हैं, राष्ट्रपति, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। तो इस तरह से अब देखिए, दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं। उसमें आप जाएंगे तो ये भी सही, वो भी सही, लेकिन हो क्या रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये मई के आखिरी सप्ताह में बातें हो रही हैं हमारी। अगले मई के आखिरी सप्ताह में सरकार बन चुकी होगी। 1 साल का वक्त भी नहीं है। तो 1 साल का भी वक्त नहीं है। जो प्रक्रिया है चुनाव की वो 4 महीने पहले शुरू हो चुकी होगी। आचार संहिता का लगना वगैरह वगैरह। पिछली बार तक ये दिखा था कि जो विपक्ष है 2019 तक वो विरोध करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन बिखरा रहा। और उस बिखराव की वजह थी कि 300 सीटें अकेले बीजेपी को आईं और एनडीए को मिला के 330 तक चला गया मामला, और भी ज़्यादा। ये जो बिखराव है ये लाभ दिया सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी रहा। इस बात का रियलाइजेशन धीरे धीरे विपक्षी दलों को होने लगा। और उसके बाद विपक्षी दलों ने अब ये तय किया कि हम एक हो जाएं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सकती है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक पहले हो तो लें, पहले हो तो लें एक, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और उसी में कर्नाटक के चुनाव नतीजे आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ हार हुई है तो विपक्ष को एक नई ऊर्जा मिली है। और भी कुछ वजहें जुड़ जा रही हैं। अब यह अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ आ गया है, उस अध्यादेश को लेकर के सारे विपक्ष जो हैं वो लामबंद हो रहे हैं। तो ऐसी कुछ वजहें भी हो रही हैं जो विपक्षी एका को मजबूत कर रही हैं। सामने वजह तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू को आपने नहीं बुलाया, पर पीछे जो वजहें हैं वो ये सब वजहें हैं जिस कारण से ऐसा लग रहा है कि एक खेमेबंदी अब आपको आकार लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरकार, क्या इसमें हम मानेंगे कि सरकार अकेली पड़ गई? क्योंकि हर किसी को साथ में ना लेकर चलना, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो ये सरकार का बहुत एक दायित्व तो बनता है कि वो पार्लियामेंट को सही से चलने दे, चलाए। भूमिका हर किसी की होती है, लेकिन चलाने की जिम्मेदारी। लेकिन पिछले दिनों हमने जो देखा संसद में माहौल, विपक्ष बिल्कुल एक तरफ अड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाह रहा है कि चले, वो भी अपनी एक बात पर अड़ा हुआ है। और उस बीच इस तस्वीर को कि नया संसद बन रहा है उसमें बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या सरकार अकेले ही इस नए भवन में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है? इस नज़रिए से, डेमोक्रेसी के नज़रिए से देखें, आम आदमी के नज़रिए से देखें तो क्या, राजनीति को दूर हटा? देखिए, संसद में करीब 45 से ज़्यादा दल हैं, 45-47 दल जो रिप्रेजेंटेड हैं जिनके प्रतिनिधि सांसद बनकर के वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। उसमें से करीब 25 दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, 18 उसमें से एनडीए के हैं और 7 वैसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं लेकिन इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। मसलन बीजेडी, बीजू जनता दल उड़ीसा की, जो बीजेपी से चुनाव लड़ती है लेकिन इस मुद्दे पे साथ दे रही। YSRCP आंध्र प्रदेश का, वाई राजशेखर रेड्डी की पार्टी, उनके लड़के जो चलाते हैं YSRCP। तो ये सब दल मिला के 25, पर 20 दल ऐसे हैं जो आज की तारीख में विरोध में खड़े हैं। तो आधे से थोड़ा कम विरोध में खड़े हैं और समर्थन में जो खड़े हैं 25 का गुणागणित आप करते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें कुछ गोवा की पार्टी छोटी पार्टी है, कुछ सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल, इस तरह से जो पार्टियां नॉर्थ ईस्ट की है, थोड़ी छोटी पार्टी, किसी के 1 किसी के 2 इस तरह के हैं। तो आंकड़े जो है गिनने के लिए तो 25 हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टियां हैं हमारे देश की, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद जितने भी दल हैं, जिसमें कि आप सपा का नाम लेते हैं, आप नाम लेते हैं केसीआर की पार्टी, BRS का नाम लेते हैं, आप नाम लेते हैं आम आदमी पार्टी जिसकी 2 जगहों पर सरकार है, ममता बनर्जी। तो आप जब इन दलों की तरफ देखते हैं कि ये तो बीजेपी के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी नवीन बाबू भी हैं, बीजेपी के विरोधी जगन मोहन भी हैं, पर उन्होंने शिरकत किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी साथ लाने में असफल हो गई? ये अभियोग बन रहा है
कि देखिए वो तो विरोधी हैं आपके, लेकिन ये कार्य जो है ये कार्य तो सबके लिए है ना। बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी, ये तो देश का कार्य है, तो इसमें उनको शामिल करवाना है, ये ज़रूरी है। तो इस प्रयास में शुरू से लगना था। ऐसे में जबकि पृष्ठभूमि थी कि इन्होंने बहिष्कार किया है शिलान्यास का, तो अब बहिष्कार न करें, उसके लिए ये ज़रूरी था कि उनकी बात भी सुने, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि वो अगर नहीं है तो अकेली जैसी दिखेगी तो आपको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वही कल रहेगी जब पूजा पाठ होता रहेगा, जब वो सेंगोल दिया जाता रहेगा, जो विधिवत कार्यक्रम होते रहेंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए सभी दलों की मौजूदगी होती, वो दृश्य कैसा होता और ये दृश्य कैसा होगा। पर सभी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी वजहों से ये कर रही है, ऐसा मानते हैं। कल एक और घटना होने वाली है, महापंचायत। हाँ, अब देखिए कि आप एक तरफ खिलाड़ियों को बुला रहे हैं, कलाकारों को बुला रहे हैं इस मौके पर। इस मौके पर बहुत से गेस्ट भी होंगे उस वक्त सदन में मौजूद, और वो भी खिलाड़ी हैं जो बैठे हुए हैं। उनका क्या है, उनको सॉल्व क्यों नहीं कर पाए हैं? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि सांसद हैं वो भी पहुंचेंगे? वो भी पहुंचेंगे, क्योंकि भाई हक तो उनका है बिल्कुल ही। है। अगर वो होते हैं तो फिर क्या सर, जो कि जैसा कह रहे हैं पहलवान कि अगर वो वहाँ होते हैं तो सरकार किस तरफ है, ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। वरना वो कहें उनको, अब सरकार उनको कैसे कहे कि आप बताइए। सही बात है। वो बोलेंगे मैं सांसद हूं। बिल्कुल। तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई, और ऐसे में ये जरूर है कि द गवर्नमेंट हैज बीन पुश्ड टू अ कॉर्नर। एक डिबेट जो होना चाहिए था कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी चीज की है, वो डिबेट न हो करके डिबेट बहिष्कार की हो रही है। और इसका सियासी फायदा, बाकी फायदों की बात अगर न करें तो सियासी फायदा विपक्ष को होता दिखाई पड़ रहा है। मुझे याद है अभी 3-4 दिन पहले तक मैं नीति आयोग के विरोध की बात नहीं थी, नीति आयोग के बहिष्कार की बात नहीं थी। ये तो कल से आज तक में हो गया। और इसमें सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक वजह बताई और वजह बता रहे हैं, लेकिन चाहते तो आ सकते थे। चाहते, अब आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैदराबाद में हैं, आज यहाँ नीति आयोग की बैठक चल रही है। हैदराबाद वाले भी नहीं आए, दिल्ली वाले भी नहीं आए, और पंजाब वाले दिल्ली वाले के साथ निकल गए। तो ये जो गठबंधन बन रहा है विपक्षियों का, अब मैं सुन रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वार्ता होने वाली है। जो सबसे बड़े विरोधी एक दूसरे के, वो भी बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि अध्यादेश पर समर्थन चाहिए। 29 मई को इस मामले को लेकर बैठक भी होनी है, खड़गे साहब बैठक करेंगे, उसमें तय होगा कि साथ है या फिर विरोध में है। और जब बैठक आप कर रहे हैं, या तो आप सीधे कह देते कि जाल साहब नमस्कार, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, आपने मुझे दिल्ली में हराया, पंजाब में हराया, आप मेरे लिए हार का कारण बन गए गुजरात में भी, तो हम आपसे कोई मदद लेने देने की बात नहीं कर। लेकिन बैठक हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि साल 2024 के चुनाव को विपक्ष बहुत गंभीरता से देख रहा है। बीती ताही बिसारिए, वो उस लाइन पे चल रहा है कि जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई। अब आगे कैसे गठबंधन बनाया जाए। कल को आप सुन सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ हो गए। ये राजनीति है जिसमें लालू और नीतीश एक साथ हो जा सकते हैं। नहीं, वो तो हमने पहले ही देखा, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ ही रहे थे तो उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जब आंदोलन कर रहे थे तो कह रहे थे हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, और पहली सरकार ही उन्होंने कांग्रेस के साथ बनाई। 2019 में हम लोगों ने मायावती जी को और अखिलेश यादव को आते देख लिया था। तो एक मंच पे वो मुलायम सिंह यादव भी वहां पे मौजूद, और उन्होंने किस तरह से संबोधित किया। तो आप ये देखिए कि सब कुछ संभव है सियासत में। और इसीलिए ये जो एक मौका बन गया है, नए संसद का उद्घाटन ऐतिहासिक रूप से एक मौका बन गया है कि 2024 की गोलबंदी का आकार आपको यहां से दिखने लगा है। ये 20 दल अपने अपनी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, और उसकी तैयारी। और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लोर मैनेजर्स थे, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने एक कार्यक्रम रखा, उसको फ्लोर मैनेजर्स एग्जीक्यूट करते हैं। जो संसद में भी होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, जो रीच आउट करते हैं ऑपोजिशन को, वहाँ से लोगों को कन्विंस करते हैं। ऐसा लगता है वहाँ कहीं ना कहीं फेल्यूर हुई, और उसने एक मौका दे दिया विपक्ष को कि गोलबंद होइए और देखिए कि कैसे आप मजबूत हैं। आज की तारीख में 40% लोग
लोकसभा के नहीं होंगे लोकसभा में, 60% लोग होंगे लोकसभा के कल जब ये अवसर होगा। पर ये 40% एक हो गए और ये सरकार के लिए अच्छी बात है। तो देखिए अब जनता किस तरह से देखती है इस बहिष्कार को, वो कैसे समझती है, और क्या ये जो बहिष्कार की राजनीति हो रही है वो वोटों में तब्दील हो पाती है क्या। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर राजनीति की बात करें तो हर चीज़ सत्ता में आने रहने के लिए ही होती है। हर नेता चाहता है कि हम सत्ता में बने रहें, हर पार्टी चाहती है। ऐसे में क्या ये राजनीति आगे चल के और बड़ा आकार लेने वाली है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।